Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our chapter wise MCQ series। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपको क्लास 12th के साथ साथ क्लास 11th के भी MST CET चैप्टर्स के MCQ प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 11th के 2 चैप्टर के MCQs प्रोवाइड कर दिए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 13 बायोमोलिक्यूल्स एंड रेस्पिरेशन। अब आज मैं जो तीसरा चैप्टर लेकर आई हूँ, दिस इज योर ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। MHT CET में सिर्फ क्लास 11th के 4 चैप्टर्स हमको प्रिपेयर करके जाने हैं और चारों चैप्टर्स से मिलाकर 20 MCQs पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसका एक एवरेज निकालें तो हर एक चैप्टर में से 5 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं और उसी में का एक चैप्टर में लेकर आई हूँ ह्यूमन न्यूट्रिशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत सिंपल है। इस चैप्टर को अगर सिर्फ आप एक बार देख लोगे तो भी आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप ना इसका वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो। हमारी चैनल पर मैंने चारों चैप्टर्स का एक कंबाइन वन शॉट वीडियो डाला है। वो कंबाइन वन शॉट वीडियो कुछ 5 घंटे के आसपास का है और आपको बस सर्च करना है क्लास 11th MST CET चैप्टर्स ज्ञान लैब वन शॉट। तो आपको वो जो कंबाइन वीडियो है जो 5 घंटे के आसपास की है वो आपको मिल जाएगी, या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो आप लोग उस वीडियो में से ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का सिर्फ वन शॉट लेक्चर देख लो, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। प्लीज क्लास 11th के चैप्टर्स ऑप्शन में मत छोड़ो क्योंकि आपका स्कोर इसी वजह से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और अब बहुत कम दिन बचे हैं तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको एमसीक्यूज की करनी चाहिए, इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आंसर में कमेंट में आंसर कमेंट करना है और वीडियो के एंड में आपको अपने मार्क्स कमेंट करने कि आज टोटल कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट थे और कितने एमसीक्यूज आपके इनकरेक्ट थे। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, Which of the following is not the function of HCl? अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमको क्या क्या पता है, ये एसिडिक है, इस वजह से ये जर्म्स को किल कर सकता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और पेप्सिनोजेन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन फैट का जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है ये बाइल जूस का काम है, HCl फैट को ब्रेक डाउन नहीं करता, तो ये वाला फंक्शन रॉन्ग फंक्शन है। It is not the function of HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिव्स राइज टू डैश। जब आप लैक्टोज ब्रेक डाउन करते हो, लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड शुगर है, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने पे हमको 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं और वो 2 मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, ध्यान से देखो। ये अपना लैक्टोज है, जब मैं लैक्टोज को ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे मिलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक अल्फा फॉर्म में है एक बीटा फॉर्म में है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। थर्ड क्वेश्चन, अब 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ते हैं क्या दिया है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन गट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबा है, तो मैम उसका स्मॉल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसका डायामीटर पतला है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर आप देखोगे तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स लॉन्ग होता है, सबसे लंबा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब डाइजेस्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 90% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा था। ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर्स है और 90% चीजें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है। ये देखो, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन गेट्स ओवर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी चीजें हैवी मटेरियल है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर इन एलिमेंट्री कैनाल एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीअमीनेटेड टू फॉर्म अमोनिया। एक्सेस अमीनो एसिड्स अगर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो गए तो उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो भी चीज एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में, वो बॉडी डिटॉक्सिफाई होने के लिए कहां पर जाती है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कौन सा है, लिवर, करेक्ट। तो जब भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स जमा हो जाता है तो उसका डीएमिनेशन प्रोसेस करने के लिए हम उसको कहां पर लेकर जाते हैं, लिवर में। पहले अमोनिया बनेगा, फिर यूरिया बनेगा और वो यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस।
ये अपना ईसोफेगस है और अब ये ईसोफेगस हमारे स्टमक में आने वाला है। तो यहाँ पर ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आने के लिए यहाँ पर कौन सा स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, कौन सा ढक्कन प्रेजेंट होता है? ये ईसोफेगस वाला रीजन है और ये स्टमक वाला रीजन है। बताओ विच स्पिंस्टर? ये तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है, करेक्ट। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसका स्टमक से कुछ लेना देना नहीं है, ये गलत है। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास प्रेजेंट होता है, ये भी गलत है। पाइलोरिक स्पिंस्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे स्टमक के एंडिंग में पाइलोरिक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पर वाला जो स्पिंस्टर होता है दैट इज पाइलोरिक स्पिंस्टर, और ये ईसोफेगस और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का जो स्पिंस्टर है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। ये देखो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर, ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जंक्शन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ईसोफेगस के बीच का स्पिंस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारी चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है ज्ञान लैब नाम का। इस ऐप का जो नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। आप लोगों ने अगर अभी तक ये फ्री मॉक टेस्ट ट्राई नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, आपको 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना है। आपको ये 2 मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा MST CET 2025, इस फोल्डर में आपको 1000 एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये वाले एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अभी भी, आपके हाथ में अभी भी कम से कम 10 दिन है, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। 2025, 2024, 2023, 2022, ये लास्ट 4 से 5 साल के मॉक टेस्ट आपको हमारे इस मॉक टेस्ट वाले कोर्स में मिल जाएंगे। तो यू कैन ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट कोर्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? पेप्सिनोजेन, इट इज अ सेक्रीशन ऑफ चीफ सेल्स, इट इज एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है। ये देखो हमारे पास जो पेप्सिनोजेन है, इस पेप्सिनोजेन को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं? चीफ सेल्स की मदद से, क्योंकि चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन बनाता है और HCl की मदद से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। HCl इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड HCl। HCl की वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है ये in presence of HCl and acidic pH, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Dipeptides are converted into amino acids by the action of dipeptidase। ये देखो हमारे पास ऑलरेडी डाइपेप्टाइड है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे अमीनो एसिड्स मिलेंगे, और कौन सी एंजाइम की मदद से मैं ब्रेक डाउन करूंगी? डाइपेप्टिडेज। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन बिकॉज इट डाइजेस्ट डैश। देखो पेप्सिन कहां पर बनता है? स्टमक में बनता है। स्टमक का पीएच क्या है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ओके। पहली बात तो दोनों के दोनों जो ये एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं, ये दोनों प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन पेप्सिन का काम स्टमक में होता है क्योंकि ये एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होता है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है। ये देखो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में बनता है तो ये स्टमक में काम करता है। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ये कौन से पीएच में काम कर रहा है? ये पैनक्रिया और इंटेस्टाइन में काम करता है। तो यहाँ पर जो पीएच होगा वो पीएच बेसिक पीएच होगा, और यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, यानी डुओडेनम में। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन नहीं करते, यहाँ पर हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन। स्टमक में कभी अल्कलाइन मीडियम नहीं होता ना, स्टमक का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक, ये भी गलत है। एसिडिक मीडियम में पेप्सिन एंजाइम काम करता है। हमको क्या बोला है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ काम करता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन में क्या डिफरेंस है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम करेगा और पेप्सिन एंजाइम स्टमक में अपना काम करेगा, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आई होप आप लोग मार्क्स काउंट करते जा रहे हो कि आपके टोटल कितने एमसीक्यूज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव ओडिमा एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड फैट डिपोजिशन अंडर द स्किन आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू। बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाना, छोटे बच्चे के पैर में जब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसका बेली एकदम ऐसे फूक जाता है, पेट एकदम बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बॉडी के मसल्स एकदम डीजेनरेट हो जाते हैं, तो ये कौन सी डिजीज है? देखो, एक्सटेंसिव ओडिमा, बहुत ज्यादा ओडिमा हो रहा है, उसका बेली एकदम बाहर आ चुका है, उसके मसल्स उसकी बॉडी छोड़ रहे हैं, तो ये कौन सा डिजीज है? दिस इज क्वाशियोरकर। और ये कब होता है? जब हमारे बच्चे में प्रोटीन की कमी होती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, करेक्ट? तो ये विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। प्रोटीन डेफिशिएंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी, नहीं नहीं, ये वाला जो बीमारी है ये मेरास्मस होता है, 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, ठीक है? प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं, सिर्फ प्रोटीन की कमी है यहाँ पर, सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। इट इज अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी, मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन की कमी है, कैलोरीज की कमी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यहाँ पर कैलोरीज का कुछ लेना देना नहीं है। मेरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी और कैलोरी डेफिशिएंसी दोनों होता है, और मेरास्मस में स्वेलिंग नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियोसिकल वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, नाम से ही पता चल रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम। तो ये वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होगा? जहां पर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, इलियम एंड सीकम के बीच में। ये देखो यहां पर प्रेजेंट है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर खत्म हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बिटवीन कार्डियक, स्टमक का कुछ लेना देना नहीं है बाबा, इधर स्टमक नहीं, बिटवीन कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो ये वाला पार्ट सीकम है, सीकम के बाद कोलॉन स्टार्ट हो जाता है, तो कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो ढक्कन है दैट इज इलियोसिकल वॉल्व, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन अमंग पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन? इन तीनों में क्या कॉमन है? ये तीनों प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं, दे ऑल ब्रेक डाउन प्रोटीन। ये बेसिक पीएच पे काम करता है, ये एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों में। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, ये लोअर पीएच पे काम नहीं करते, दे आर नॉट बाइकार्बोनेट्स, दे आर ऑल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये तीनों एंजाइम्स का एक कॉमन फंक्शन ये है कि ये तीनों प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, करेक्ट? ओके, अभी बहुत सारे महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है, आपने साल भर नीट का सिलेबस छोड़कर महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस की पढ़ाई की है, एमएच बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ा है, तो एमएच बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़कर भी आप नीट एग्जाम दे सकते हो। और हम डेली मॉर्निंग लाइव आते हैं, रोज सुबह हम 10 बजे लाइव आते हैं और हम ऐसे नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जो अपने महाराष्ट्र बोर्ड से कनेक्टेड है। तो डेली मॉर्निंग 10 बजे हम इस ज्ञान लैब ट्यूटोरियल वाली चैनल पे लाइव एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लाइव नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं विदाउट डूइंग एनी टाइम पास। तो यहाँ पर हमने 2025 के एमसीक्यूज खत्म कर लिए, 2024 के पीवाईक्यूज खत्म कर लिए, अब हमने 2023 के पीवाईक्यू स्टार्ट किए। तो अगर आप भी नीट में कुछ बेसिक मार्क्स लाना चाहते हो, नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो 360 में से, मैं सिर्फ बायोलॉजी काउंट कर रही हूँ, 360 में से आप 300 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड की स्टडी की है तो आप 300 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ पीवाईक्यू करने से नहीं होगा, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हमारी चैनल है, इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे पिन की हुई है, तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और रोज सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप भी हमारे साथ लाइव अटेंड कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर डैश। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, तो हमारे गैस्ट्रिक में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? रेनिन प्रेजेंट होता है छोटे बच्चों में, जो केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को, तो दिस इज गैस्ट्रिक एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम भी होता है हमारे स्टमक में, क्योंकि हमारे स्टमक में ही बनता है ना, ये देखो, द कोएगुलेटेड मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। हमारे स्टमक में पेप्सिन है, तो पेप्सिन भी गैस्ट्रिक एंजाइम है।
और ये तो नाम में ही लिखा है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो फैट को ब्रेक डाउन करेगा, तो ये भी गैस्ट्रिक एंजाइम है। सो ये तीनों एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल फीचर ऑफ बाइल जूस इज दैट। बाइल जूस का स्पेशल फीचर क्या है? हमने पढ़ा था ये वन शॉट लेक्चर में, मैंने आपको ये स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताया था। इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है कि इसके खुद के पास कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। इट एक्टिवेट्स लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये खुद एंजाइम नहीं बनाता, पर ये दूसरे की मदद करता है। तो इट हैज नो एंजाइम्स, फिर भी हमारा डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बाइल जूस का। उसके खुद के पास कोई एंजाइम नहीं है, पर डाइजेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ। ऑक्सेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक, yes. Acini are present in the pancreas, yes. Brunner's gland are present in the submucosa of small intestine. Brunner's gland small intestine में present होता है. It helps in the digestion, it helps in the action of goblet cells, और ये सब small intestine में present होता है, stomach में present नहीं होता, तो ये वाला statement गलत है. Goblet cells are present in the mucosa of intestine. ये देखो, goblet cells इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सेक्रेट करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, तो ये भी सही है। एक ही स्टेटमेंट गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया इज प्रिवेंटेड बाय। हमारा फूड पाइप और विंड पाइप आगे पीछे प्रेजेंट है, दिस इज अवर लैरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड दिस इज अवर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया, खाना एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ये किसकी वजह से मिक्स नहीं होता? इधर देखो, हमने खाना खाया, ये खाना सीधा फूड पाइप में गया, क्योंकि खाने को कौन ब्लॉक करता है? हमारा खाना ट्रैकिया में नहीं आना चाहिए, ये कौन ध्यान रखता है? एपिग्लॉटिस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीथ ग्रो ट्वाइस इन ह्यूमन लाइफ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज। बचपन में अपन ने सुना था ना, दूध के दांत, परमानेंट टीथ। तो हमारे पूरे लाइफ में हमारे 2 बार दांत उगते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हमने 3 अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक था थेकोडोंट, मतलब हर एक गम में एक टीथ प्रेजेंट रहेगा, दिस इज थेकोडोंट, सेपरेट सॉकेट फॉर ऑल द टीथ। दूसरा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब क्या होता है? हमारी लाइफ में हमको एक बार मिल्क टीथ आता है और एक बार परमानेंट टीथ आता है, मतलब 2 बार हमारे मुंह में दांत उगता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डाइफायोडोंट। और तीसरा है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब हमारे सारे दांत सेम शेप के नहीं है, हमारे सारे दांतों का शेप अलग अलग है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी लाइफ में आपके 2 बार दांत उगते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डाइफायोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन आर एब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? अल्कोहल और ड्रग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में एब्सॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, माउथ में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहां पर? ये देखो यहाँ दिया है। माउथ में क्या क्या चीजें एब्सॉर्ब होती हैं? कुछ ड्रग्स लाइक पेन किलर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर एब्सॉर्ब होता है, लिपिड्स एंड विटामिन्स एब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, स्टमक में अल्कोहल एब्सॉर्ब होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब होता है और एस्पिरिन एब्सॉर्ब होता है। हमको इधर पे अल्कोहल और एस्पिरिन पूछा है, तो आंसर आएगा स्टमक। और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कुछ ड्रग्स एंड विटामिन्स एब्सॉर्ब होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टमक में एस्पिरिन और अल्कोहल एब्सॉर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the constituents of the pancreatic juice which is poured into the duodenum in human is dash। ये अपना स्टमक है, ठीक है, इसके पीछे यहां पर ऐसे पैनक्रिया प्रेजेंट होता है। अभी पैनक्रिया से कुछ तो ऐसी चीज है जो हमारे डुओडेनम में एंटर करती है, यहां से अपना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। तो पैनक्रिया का कौन सा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है, यहाँ पर बेसिक पीएच होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो बेसिक पीएच में काम करता है? ये देखो, हमारा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ये अपने डुओडेनम में जाता है। तो ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंजाइम, ये हम अपने डुओडेनम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? काइमोट्रिप्सिन तो बाद में एक्टिव होता है ना, हम अंदर ऐड करने के टाइम पे ट्रिप्सिनोजेन ऐड करते हैं, तो ट्रिप्सिनोजेन इज द राइट आंसर।
अगर यहाँ काइमोट्रिप्सिन और जेन होता तो दोनों ऑप्शंस राइट हो जाते, बट यहाँ काइमोट्रिप्सिन दिया है। काइमोट्रिप्सिन डायरेक्ट नहीं बनता, काइमोट्रिप्सिन बाद में एक्टिवेट होता है, ठीक है। When breastfeeding is replaced by less nutritive food that is low in protein and calories, अगर समझो कि किसी बच्चे को माँ का दूध ना पिलाकर उसको हम बाहर से कुछ खिला रहे हैं और उस खाने में प्रोटीन भी कम है और कैलोरीज भी कम है, तो ऐसा जो छोटा बच्चा है जो 1 साल से छोटा है, उस बच्चे को कौन सी बीमारी होगी? क्वाशियोरकर 1 से 3 साल के बच्चे को होती है। पेलेग्रा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल से छोटा बच्चा जिसको तुम प्रोटीन भी कम दे रहे हो, इन्फेंट्स अंडर 1 एज जिसको हम प्रोटीन भी कम दे रहे हैं और कैलोरीज भी कम दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को कौन सी बीमारी होगी? मरास्मस। दिस इज प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड कैलोरी डेफिशिएंसी, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था। चलो सेकेंड लास्ट, आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 2 friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. 2 फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हा 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 गप्पे मार रहे हैं। अब एक फ्रेंड का खाना अटक गया गले में उसने खांसना चालू किया। So this coughing would have been due to improper movement of, उसका खाना उसके गले में क्यों अटका? क्योंकि उसका जो ढक्कन था वो खाने को ठीक से सेपरेट नहीं कर पाया। तो ये कौन सा ढक्कन रहता है जो हमारे खाने को सेपरेट करता है? ये वाला ढक्कन ना, दिस ढक्कन सेपरेट्स अवर फूड। तो इस ढक्कन का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस हमारे खाने को ठीक से सेपरेट नहीं कर पाया, इसीलिए उसको ठसका लगा और वो खांसी करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक द ओडर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू, आपकी पॉटी में से स्मेल क्यों आती है? मैम कल गोभी के पराठे खाए थे इसलिए पॉटी से स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं है। पॉटी में से स्मेल इसलिए आती है क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेशन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं ना, उनकी पॉटी में से स्मेल आती है। तो उनकी पॉटी में कौन कौन सा सब्सटेंसेस बनता है? इंडोल्स, केटोल एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गटर की स्मेल आती है। तो इसकी वजह से हमारी पॉटी में से स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ H2S। ओके, ऑल राइट, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, रोज सुबह 10 बजे हम अपने नीट वाली चैनल पर लाइव MCQ सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी नीट की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर कोई बच्चा नीट के दोनों अटेम्प्ट, सॉरी सीईटी के दोनों अटेम्प्ट देने वाला है, मई में भी सीईटी होने वाली है, अगर आप मई वाला सीईटी भी देने वाले हो तो आप डायरेक्ट वरदान बैच ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको लेक्चर्स प्लस मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। पेमेंट वगैरह करते टाइम आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। आई होप आपको इन लेक्चर्स से हेल्प मिल रही है, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। मैंने 1 शॉट लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और लाइव MCQs भी स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नीट वाली चैनल भी सब्सक्राइब करो, ये वाली चैनल भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अब CAT एग्जाम एकदम सर पे आ गई है, बहुत कम टाइम बचा है और ज्यादा प्रिपरेशन करना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू।